हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम लेके आई हूँ आपके लिए एक नया पीवाईक्यू सेशन, जो कि है चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर ये चैप्टर मिस किया 12th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में बड़ा रोना आएगा। ठीक है, तो बढ़िया से चैप्टर पढ़ाई कर लेना है। इसकी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप जाकर वहां पे देख सकते हो। ये जो चैप्टर है बच्चे, ये काफी इजी है, बट येट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। अब ये कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और हम लोग देखने वाले हैं इसके आज पीवाईक्यूज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इस चैप्टर का, दैट इज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। डीएनए सिंथेसिस कहां पर हो रहा है? डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में हो रहा है? तो अगर आप याद करते हो कि हम लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस थे? तो बच्चे, सेल साइकिल में सबसे पहला जो फेज होता है, ये दो फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एम फेज एंड बाकी जो है दिस इज कॉल्ड एज इंटर फेज, है ना। अब ये एम फेज और इंटर फेज के बीच में आपको बहुत सारे फेजेस देखने को मिलेंगे। ये जो आपको बहुत सारे फेजेस देखने को मिलेंगे, इसमें क्या क्या फेजेस है? दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2, और ये G0 फेज है, और ये M फेज है। M फेज में आपको और अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपको दिखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज यहां से यहां तक का इंटरफेस, और यहां से यहां तक का एम फेज। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस कहां पर होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए डबल कहां पर होता है? एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं इन एस फेज। एस फेज में बनता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट जाओ। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस कहां है? एस फेज में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे एक्टिव स्टेज कौन सा है? एक्टिव स्टेज इज इंटरफेज, क्योंकि यहाँ पर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें बनती रहती है, बिकॉज इट इज अ प्रिपरेशन फेज। प्रिपेयर कर रहा है सेल अपने आप को ताकि वो डिवाइड कर सके। और एम फेज जो होता है उसमें सिर्फ डिवीजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में अगर मियोसिस होता है तो क्या होगा? मतलब हम लोग तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में अगर मियोसिस होगा तो कब होगा? गैमेट बनाने के टाइम होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यस। क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। यस। वेरिएशन अकर, चेंज आएगा। सबसे मेन बात है, चेंज आएगा जब क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो डीएनए में चेंज आएगा, जो कि हमारे ऑफस्प्रिंग्स में वो चेंज आएगा। इसीलिए हमारे सारे ऑफस्प्रिंग सेम दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्रामेटिक फेज। बहुत ज्यादा ड्रामा कहाँ है? कौन से फेज में बहुत ड्रामा है, बहुत एक्साइटमेंट है? तो सबसे ज्यादा फेज कौन सा है जहां पे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है? दैट इज एम फेज। ड्रामा क्या है? मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, क्रोमोसोम बन रहे हैं, स्पिंडल्स अटैच हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ड्रामा कहाँ है? सबसे ज्यादा ड्रामा है एम फेज में। ठीक है, सिंपल समझो ना बच्चे, शादी होती है, शादी इज अ ड्रामा, है कि नहीं? बट शादी से पहले कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है? ये वगैरह वगैरह बुक कराना है, ये खरीदना है, वो प्रिपरेशन इंटरफेज है। बट मेन ड्रामा क्या है? मेन ड्रामा तो ओकेजन है ना, तो मेन ड्रामा इज एम फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मच टाइम ऑफ सेल साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाई एम फेज। देखो बच्चा, 95% जो है वो इंटरफेज ले लेता है, मतलब प्रिपरेशन में, है ना। शादी तो एक दिन की बात होती है, बट प्रिपरेशन जो है वो तो महीनों से चल रहे होते हैं। सेम वैसे ही इंटरफेस 95% ऑफ द टाइम लेता है, वेयर एज ओनली 5% टाइम कौन लेता है? हमारा एम फेज, मतलब मल्टीप्लिकेटिव फेज, डिवीजन वाला फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which stage includes recombination of chromosomes। क्रोमोसोम्स रिकॉम्बिनेशन कब करते हैं? मतलब ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है इसी का, ये आपस में अटैच हो जाते हैं, और क्या हो गया? इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई, मतलब ये अपना पार्ट इसको दे दिया, ये वाला पार्ट ये दे देगा, मतलब एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कब होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैकेटिन फेज में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैकेटिन फेज में होता है। पैकेटिंग फेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
The stage of meiosis 1 at which chromosomes start pairing together. meiosis 1 का कौन से फेज में क्रोमोसोम साथ आने लग जाते हैं? पहले तो क्रोमोसोम्स बनेंगे, ये लो बना लिया, और उसके बाद ये क्रोमोसोम्स पास आएंगे और इनके बीच में एक फेविकॉल आता है. दिस फेविकॉल इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये कब होता है? ये होता है एट जाइगोटिन फेज में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कब होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जो बेचारे थे ना चिपके हुए, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो ये लोग चिपक चुके थे एक दूसरे के साथ, ये लोग अलग कब होंगे? ये चिपका हुआ अलग कब होगा? ये चिपका हुआ अलग होता है ड्यूरिंग एनाफेज 1 में. ये आप जाकर वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत अच्छे से बताया है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट. ईस्ट के सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है? पूरे सेल साइकिल में कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगते हैं, और ह्यूमन के सेल में 24 आवर्स लगता है. ठीक है. ईस्ट में 90 मिनट्स लगता है. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस. सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या? मतलब ये है सिस्टर क्रोमैटिड. ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड. ये दोनों अलग कैसे होंगे? आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे जाएगा. ये कब होगा? ये होगा एनाफेज 2 में. एनाफेज 2 में ये होता है. सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं. एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए और उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट आते हैं. Which of the following cell do not divide? इनमें से कौन सा सेल डिवीजन नहीं करता है? तो इनमें से जो सेल डिवीजन नहीं करता है वो है हार्ट का सेल. हार्ट का सेल डिवाइड नहीं करता. और अगर ऑप्शन देते तो होता हमारा न्यूरॉन या नर्व सेल या ब्रेन सेल डिवीजन नहीं करता है. और होता मैच्योर, ह्यूमन की बात है, मैच्योर मसल सेल या मसल फाइबर. मैच्योर मसल फाइबर भी डिवाइड नहीं करता है इन ह्यूमन. ठीक है. तो ह्यूमन की बात अगर करें तो मैच्योर ह्यूमन सेल्स डिवाइड नहीं करता है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. क्रोमैटिन कंडेंसेशन अकर इन डैश स्टेज. बोल रहे क्रोमैटिन कंडेंसेशन कब होता है? क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब क्या? ये रहा हमारा क्रोमैटिन. ये कंडेंस होकर क्या बनाएगा बच्चे? ये बनाएगा क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? प्रोफेज 1 में बनता है. खत्म कब होता है कंडेंसेशन? मेटाफेज में खत्म हो जाता है. ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग. सेंट्रियोल्स कब डबल होते हैं? ये भी एस फेज में डबल होता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो और वो ज्यादा बढ़े और डिवीजन में हेल्प करे. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. सेंट्रोमियर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ. सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा? सेंट्रोमियर क्या? बच्चे बोलेंगे सेंट्रियोल में. मैम नहीं गधे. ये देखो, ये है हमारा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का जो मेन कंस्ट्रक्शन है, ये मेन एरिया जो है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इससे कहते हैं. और ये होते हैं क्रोमैटिड. ठीक है. तो ये बीच वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर ऑप्शन कौन सा सही होगा? किस में पाया जाएगा? क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं सेंट्रोमियर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग. साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन डैश स्टेज. साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में डिसॉल्व हो जाता है? डिसॉल्व होने का मतलब खत्म हो जाता है. डिप्लोटिन स्टेज में खत्म हो जाता है और फिर वो लोग अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई है वो चिपका रहता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन का. टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा. काइजमाटा का टर्मिनेशन. काइजमाटा क्या? ये लिखो, ये है एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम, दोनों के बीच में क्या हो चुका? क्रॉसिंग ओवर हो चुका है. ये लो, मैंने क्रॉसिंग ओवर करा दी.
ठीक है, अब इनके बीच में क्या था, फेविकॉल था, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हट चुका है, हट गया, अब ये खत्म हो गया, ये लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन यहां से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ क्या, काइजमाटा। ये एरिया जो है ना बच्चा, दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज काइजमाटा, यहां पर हुआ है क्रॉसिंग ओवर और इसी को बोलते हैं काइजमाटा। और काइजमाटिक का क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन या टर्मिनेशन, तो कौन से स्टेज में, डाइकाइनेसिस में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 256 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल वुड बी, याद करना है क्या, 2 टू द पावर, 2 की पावर याद है आपको, 2 की पावर याद करनी है आपको, बस आप याद करो, यहां पर मैंने लिख के रखा है आपके लिए, ये देखो 2 टू द पावर 1, मतलब कि ये जो है P का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवीजन, याद कर लो, P का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन, तो 2 टू द पावर ये है, तो P का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, जितना डिवीजन हो रहा है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। एक डिवीजन होगा 2 सेल्स बनेंगे, 2 डिवीजन 4 सेल, 3 डिवीजन 8 सेल, 4 डिवीजन 16, 5 32, 6 64, ऐसे करते करते क्वेश्चन बोल रहा है 556 सेल्स का कितने डिवीजन बन रहे हैं, 8 डिविजन्स में बन रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या सही होना चाहिए, 8 डिविजन्स में 256 सेल्स बन रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट, ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, कोलकाइसिन अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कोलकाइसिन जो है ये क्या है, ये है माइटोटिक पॉइजन, ये माइटोटिक पॉइजन है बच्चे, जहर है, माइटोसिस होने नहीं देता है, ये केमिकल माइटोसिस होने नहीं देता है, सेल्स को अगर वो डिवीजन स्टार्ट कर दिया है तो उसको मेटाफेज में रोक देगा, अरेस्ट कर देगा, मेटाफेज में रोक देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ, स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना है, तो बच्चे स्पिंडल फाइबर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। नेक्स्ट, if we ignore crossing over, how many different haploid cells arise by meiosis in our diploid cell having 2 and 12? समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे काम करते हैं, ठीक है, समझते हैं। बोल रहा है मियोसिस करेंगे, ठीक है, मियोसिस करना है, एक डिप्लॉइड सेल है जो मियोसिस कर रहा है, उसके पास इतने क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड सेल है, मियोसिस कर रहा है और इतने क्रोमोसोम्स है उसके पास। इसके बाद बोल रहा है आपको कि अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर को इग्नोर कर देते हैं तो कितने हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, बताइए आप यहाँ पर कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला याद करो 2 टू द पावर n, बस 2 टू द पावर n, whereas n equals to half number of chromosomes, ठीक है। और 2 टू द पावर n जो है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि कितने हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, या इक्वल्स टू हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस, ठीक है बच्चा, ये है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में बिठाएंगे, पहले तो हम लोग n निकाल लेंगे, 2n इक्वल्स टू 12 है, तो हमारा n इक्वल्स टू 12 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो है ये हमारे पास 6 को हमको बिठा देना है इसके अंदर। कैसे बिठाएंगे, तो ये देखो आप, ये लो हम लोगों ने ले लिया 2 टू द पावर n इक्वल्स टू द पावर यहाँ पे 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज 64 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 64। क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद कर लो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल के हमारे पास ये अगर क्रोमोसोम्स देते हैं तो हमारे पास कैसे हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, तो हमारे पास 64 हैप्लॉइड सेल्स बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इज अ लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एट विच स्टेज क्रोमोसोम्स आर प्रोमिनेंटली विजिबल, बढ़िया से दिखाई दे रहा है, एंड स्टडीड, इनमें से कौन से फेज में क्रोमोसोम बढ़िया से दिखाई देता है और उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ये स्टेज होता है बच्चे मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत ही अच्छे से अपना शेप ले लेते हैं, बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, तो उनको स्टडी करना भी काफी आसान होता है। तो ये रहे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही सेशन के साथ हमारे साथ बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।